सुषु चिकित्सा का 30 नंबर का अध्याय मधुमेह चिकित्सा अध्याय, जिसका ये पहला लेक्चर है। इसमें हम देखो तो मधुमेह जनरली आपको पता रहता है कि मधुमेह प्रमेह का प्रकार होता है। प्रमेह के जनरली वातज, पित्तज और कफ जैसे 3 प्रकार हैं, और उसमें फिर उसके अलग अलग प्रकार करके 20 प्रकार होते हैं। याद रखिए 20 प्रकार है प्रमेह के, और उसमें से 4 वातज प्रमेह जो होते हैं उसी में एक प्रकार में मधुमेह आता है। ये जनरली हमें पता रहता है कि वातज, पित्तज, कफ जैसे प्रमेह के 3 मुख्य प्रकार हैं दोषों के अनुसार, और उसमें वातज प्रमेह में जो है मधुमेह एक प्रकार आता है। याद रखें। तो इसमें अगर आप चरक संहिता में देखोगे तो चरक संहिता में प्रमेय निदान अध्याय आपको मिलेगा। प्रमेय का निदान अध्याय है और चिकित्सा का भी है। याद रखें, निदान भी है, चिकित्सा का भी है, लेकिन मधुमेह के लिए अलग से अध्याय को चरक संहिता में नहीं मिलेगा। याद रखिए, यही पॉइंट पहले यहाँ पे लिखा है नोट्स में कि मधुमेह के लिए स्वतंत्र अध्याय जो है वो सुश्रुत संहिता में मिलता है, और वो सुश्रुत चिकित्सा का 30 नंबर का अध्याय है। चरक संहिता में प्रमेह निदान अध्याय है, प्रमेह चिकित्सा अध्याय है, लेकिन मधुमेह के लिए अलग से अध्याय उसमें वहां पे आपको नहीं मिलेगा। याद रखें। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है कि मधुमेह के लिए स्वतंत्र अध्याय कौन से संहिता में मिलता है, तो ये सुश्रुत चिकित्सा में आता है। सुश्रुत चिकित्सा का 30 नंबर का ये अध्याय है, 13 नंबर का अध्याय है। इसके बाद में इस अध्याय में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो शुरुआत होती है इन्हें टॉपिक में, वो शिलाजित के बारे में होती है। तो पहले मैं आपको ये यहाँ पे नोट्स में समझाता हूँ, फिर संहिता में भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, या फिर संहिता से पहले दिखा देता हूँ। ये वाला देखिए, ये पेज है। ऐसे आपको संहिता में पहले ही दिखेगा कि जैसे ही मधुमेह चिकित्सा अध्याय इसके स्टार्टिंग होता है, उसमें पहले शिलाजित का ही वर्णन आ चुका है। तो शिलाजित के बारे में यहाँ पे लिखा है कि मासे शुक्र शुचि। शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब होता है ज्येष्ठ महीना, और शुचि का मतलब होता है आषाढ़ महीना। याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्र का मतलब कभी कभी पूछा जाता है कि शिलाजित का स्त्राव शुक्र और शुचि महीनों में होता है, इसमें शुक्र का मतलब क्या है और शुचि का मतलब क्या है। याद रखिए, तो शुक्र का मतलब होता है ज्येष्ठ महीना है, और आषाढ़, शुचि का मतलब होता है आषाढ़। याद रखिए, शुचि आषाढ़ है, शुक्र क्या है? ज्येष्ठ। याद रखिए, शुक्र ज्येष्ठ के लिए आता है और शुचि आषाढ़ के लिए आता है। फिर बाकी वर्ण वहां पर लिखा है कि शैला सूर्यांशु तपेत है, सूर्य की किरणों से तप्त पर्वतशिला से लाक्षा की तरह जतु प्रकाश ने क्या मतलब होता है? जतु का मतलब होता है लाक्षा, लाक्षा के समान स्राव निकलता है। शिला में प्रस्रवंती ने पत्थर से निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं शिलाजित। तो ये याद रखिए, बेसिक यहाँ पे एमसीक्यू क्या है याद रखना है आपको। पहले तो ये महीने याद रखने हैं दो, कि शुक्र और शुचि का मतलब क्या होता है। शुक्र और शुचि, शुक्र का मतलब ज्येष्ठ है और शुचि का मतलब होता है आषाढ़। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जतु प्रकाश। कि जतु प्रकाश, ये पूछा था कि जतु प्रकाश स्वरस किसके लिए लिखा गया है सुश्रुत संहिता में। तो याद रखिए, जतु प्रकाश स्वरस जो है ये शिलाजित के बारे में लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जतु प्रकाश ऐसे वर्ण कहाँ पे नहीं, किसके लिए आया है? तो शिलाजित के लिए आया है। ठीक है, और फिर लास्ट में बोला है कि इसको सर्वव्याधि विनाशम, पहले ही श्लोक में है स्टार्टिंग में कि इसी को सर्वव्याधि विनाशम बोला है। याद रखिए, सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला है। अभी ये तो बेसिक वर्णन हो गया, लेकिन शिलाजित के बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा है जो आप देख सकते हो बाकी ग्रंथों में हो या फिर बेसिक ग्रोथ में। तो ये हम नोट्स में यहाँ पे देखते हैं कि नोट्स में हमने कलेक्ट किए काफी सारे पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे बेसिक पॉइंट तो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि शिलाजित के बारे में। शिलाजित का स्त्राव शुक्र और शुचि महीने में होता है। अभी आपको याद आना चाहिए शुक्र का मतलब क्या था और शुचि का मतलब क्या था। तो शुक्र का मतलब होता था यहाँ पे ज्येष्ठ, और शुचि का मतलब था आषाढ़। याद रखिए, आषाढ़, ये हमने देखा है। देन जतु प्रकाश सोरस, ये नोट्स में हमने दिया ही कि जतु प्रकाश सोरस इसका लाक्षा के समान स्त्राव होता है। सर्वव्याधि विनाशक इसको बोला, ये भी हमने देखा है पहले ही। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट्स में आपको मिलेगा कि शिलाजित के प्रकार कितने हैं। तो सुश्रुत संहिता में अगर आप देखो तो 5 नंबर के श्लोक में आगे आया भी है कि षड योनि इसको बोलते हैं। ये संहिता में भी है। 5 नंबर का अगर आप श्लोक देखो तो वहां पे आपको मिलेगा। मैं नोट से यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि शिलाजित के प्रकार में षड योनि उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 6 प्रकार है के अनुसार शिलाजित के। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग और वंग, यानी धातु के आधारित ये प्रकार किए हैं। 6 प्रकार है। तो बेसिकली याद रखिए, कभी भी अगर आप शिलाजित के प्रकार देखोगे तो जनरल 3 रेफरेंस आपको याद होने चाहिए। एक चरक का, दूसरा सुश्रुत का, और एक रस ग्रंथ का। यानी रस ग्रंथ में मोस्टली क्या आता है? रसरत्न समुच्चय का। तो चरक के अध्ययन की 4 प्रकार जो हमने चरक संहिता में रसायन अध्याय पढ़ा उसमें तीसरे पाद में दिया है कि चरक में 4 प्रकार लिखे, सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोहम। ये मैंने नोट्स में यहाँ पे लिखा भी कि सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह, ये प्रकार है। सुश्रुत के अनुसार 6 प्रकार, याद रखिए 6 प्रकार है। वो कौन कौन से? सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह, नाग और वंग, 6 प्रकार है।
और रस ग्रंथों में दो प्रकार आते हैं, रस ग्रंथों में दो प्रकार आते हैं, यानी रसशास्त्र में दो प्रकार कौन कौन से हैं? गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, याद रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रस ग्रंथों में धातु के आधारित यहाँ पे न करते हुए यहाँ पे गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी ऐसे लिखा है ना, स्मेल के ऊपर लिखे हो। एक्चुअली रसशास्त्र में अगर देखोगे तो उसके धातु के आधारित भी प्रकार आ चुके हैं, लेकिन रस ग्रंथों में मुख्य प्रकार ऐसे लिखे हैं रसत समुचय में, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, याद रखिए। ये दो पॉइंट है। तो ये शिलाजित के प्रकार तीन ग्रंथ में आपको याद रखने। एक सुश्रुत के प्रकार कितने? 6, जो इसी अध्याय में आपको मिलेंगे। चरक के प्रकार है 4, और रस ग्रंथों में यानी रसशास्त्र में प्रकार है 2। 6, 4, 2, या फिर चरक के अनुसार पहले याद रखें। चरक के 6 प्रकार है, सुश्रुत के 6, चरक के 4 प्रकार है। चफ और चरक, चफ और 4 ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। सुश्रुत के 6 प्रकार है और रस ग्रंथों में 2 प्रकार है। 2 प्रकार में गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, ऐसे 2 आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे नोट्स में वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पॉइंट आपको नोट में लें कि रसरत्न समुच्चय के दूसरे अध्याय का 109 नवंबर के श्लोक में पॉइंट है कि शिलाजित के बारे में ये बोला गया है। शिलाजित ऐसा द्रव्य जिसमें रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न और लोह, ये सभी के गुण आते हैं, याद रखिए। ये सभी के गुण इसमें शिलाजित में आते हैं। ये आपको मैं श्लोक भी दिखा देता तो आप समझ जाओगे। ये वाला श्लोक है एक्चुअली ग्रंथों में, ये देखिए यहाँ आप एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूछा जाता है, याद रखिए कि ये श्लोक ऐसे दिया जाता है आपको कि रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न, लोहेशु ये गुनाह वसंती, ये किसके बारे में बोला है? तो याद रखिए कि यहाँ पे लिखा है रस यानी महारस, उपरस, सूतेंद्र यानी पारद, और रत्न और लोह, इन सभी के गुण किस में है? तो वो है शिलाजित में। ये श्लोक याद रखिए, ये आपको याद रहने, पाठ कंठस्थ नहीं होना चाहिए, बस आपको ये पहचानने में आना चाहिए इसमें कि रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न, लोहेशु ये गुनाह वसंती किसके बारे में बोला है? तो ये शिलाजित के बारे में बोला। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है जो बहुत बार पूछा भी गया है कि रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न, लोहेशु ये गुनाह वसंती किसके बारे में बोला है? तो ये शिलाजित के बारे में बोला है। तो यही पॉइंट हमने नोट्स में लिखा है स्टार्टिंग में कि ये आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है कि रस, उपरस, सूतेंद्र, रत्न, लोह इन सब के गुण किसमें? तो शिलाजित में, याद रखिए। रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट शिलाजित शब्द की निरुक्ति में जतु प्रभव उसको बोला, याद रखिए। शिलाजित यानी जतु प्रभव का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा है कि लाक्षा के समान है, याद रखिए। शिलाजित जो है लाक्षा के समान है। और शिलाजित में याद रखिए जिस धातु से शिलाजित की निर्मित होती है उसी धातु के समान उसके गुण होते हैं। ये भी पॉइंट हमें याद रखना है कि जैसे सुवर्ण से निर्मित हो चुके हैं तो याद रखें कि सुवर्ण के गुण उसमें आते हैं, रजत से निर्मित है तो रजत के गुण आते हैं, ऐसे वाला। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चरक में भी पॉइंट आ चुका है। शिलाजित के जो प्रकार है उसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्रकार, एक्चुअली चरक का ये पॉइंट है कि उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्रकार ऐसा उसको लिखा गया है। यानी चरक ने 4 प्रकार बोले, आपको पता है कि 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सुवर्ण, रजत, ताम्र और लोह। तो उत्तर उत्तर प्रकार है, इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट कौन सा प्रकार आता है? तो लोह प्रकार आता है। यही उन्होंने बोला है कि शिलाजित का श्रेष्ठ प्रकार चरक के अनुसार कौन सा है? तो लोह प्रकार, याद रखिए कि श्रेष्ठ है। तो ये ऐसे पूछा जाता है कि शिलाजित का श्रेष्ठ प्रकार चरक के अनुसार कौन सा है? तो लोह प्रकार श्रेष्ठ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद चरक के चरक और सुश्रुत दोनों के हम देखेंगे शिलाजित के गुण, लेकिन पहले सुश्रुत का जो हमारा अध्याय शुरू है उस अध्याय से देखते हैं कि शिलाजित के गुण कैसे हैं। तो इस पहले संहिता में भी आपको दिखा देता हूँ कि शिलाजित के गुण में क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए ये वाला श्लोक है, श्लोक नंबर 8 नंबर आपको मिलेगा, 8 नंबर के श्लोक में कि शिलाजित के रस में यहाँ पे लिखा है कि तिक्त और कटु रस इसमें है, याद रखें। तिक्त कटु रस है, कषाय इसका अनुरस होता है, याद रखें। तिक्त कटु रस है, कषाय अनुरस है, कटुपाक है, कटु उसका विपाक है, उष्णवीर्य है, और शोषण करने वाला और छेदन करने वाला द्रव्य है। जनरली याद रखें कि सुश्रुत के ये जो पॉइंट है कि शिलाजित के बारे में ये पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के रखिए कि इसमें तिक्त कटु रस है, कषाय इसका अनुरस है शिलाजित का, कटुपाक है इसका, और उष्णवीर्य, याद रखिए उष्णवीर्य है। तिक्त कटु रस, कषाय अनुरस, कटुपाक, उष्णवीर्य और शोषण और छेदन करने वाला द्रव्य है शिलाजित। और यही पॉइंट हमने नोट्स में भी लिखा है, देखो आप यहाँ पे कि नोट्स में भी सेम लिखा है कि शिलाजित का रस क्या है? तिक्त कटु रस है। अनुरस क्या है उसका? कषाय अनुरस है, जो 8 नंबर के श्लोक में आपको मिलेगा संहिता में। विपाक उसका कटु है, वीर्य उसका उष्ण है, और कर्म क्या लिखा है? तो शोषण और छेदन करने वाला। तिक्त कटु रस, अनुरस कषाय, विपाक कटु, वीर्य उष्ण, कर्म शोषण और छेदन करने वाला।
लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखिए, बस एक बार पढ़ के रखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है शिलाजित के बारे में कि जो प्रधान शिलाजित है उसके गुण कैसे होते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, याद रखिए। नोट्स संहिता में मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर नोट्स में भी देखेंगे। तो संहिता में आपको दिखेगा कि जो प्रधान शिलाजित है वो कैसे होता है। तो ये कृष्ण वर्ण का है। अलघु का मतलब क्या होता है, याद रखिए। अलघु का मतलब होता है कि लघु नहीं है, इसका मतलब क्या है कि गुरु है, याद रखिए, भारी होता है, वजन में भारी होता है। देन स्निग्ध है। नी शर्करा का मतलब होता है शर्करा है, उसमें क्या होना है कि क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, याद रखिए। नी शर्करा उसको बोलते हैं। गोमूत्र गंधी, ये प्रधान शिलाजित के गुण है। इसमें तीन चार उसके गुण लिखिए, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। इसका वर्ण क्या लिखा है, कृष्ण है। अलघु, याद रखिए, ये लघु नहीं है, अलघु है। अलघु का मतलब होता है गुरु होना, याद रखिए। अलघु यानी लघु नहीं है ऐसा द्रव्य। देन स्निग्ध है। स्निग्ध है। देन नी शर्करा है, जिसमें क्रिस्टल्स ना हो। गोमूत्र गंधी हो। ये प्रधान शिलाजित के गुण बोले, यही हमने नोट्स में भी एक्सप्लेन किया है, याद रखें। कि नोट्स में पहले पेज में भी आपको यही पॉइंट मिलेंगे कि प्रधान शिलाजित कैसे होना चाहिए। तो कृष्ण है, याद रखें। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखेगा कि ये नोट्स में नहीं, मैंने ऐसे ऐड कर दिया बाद में कि शिलाजित कैसे होता है, कृष्ण वर्ण का, याद रखिए, कृष्ण है। देन ये अलघु द्रव्य, देखिए इसमें देखने के बाद भी समझते हैं कि लघु नहीं होना होता है, ये अलघु है। देन नी शर्करा, इसमें क्रिस्टल्स का ही नहीं है, पूरा सा पत्थर जैसा है। तो ये नी शर्करा, याद रखिए, क्रिस्टल्स नहीं है। नी शर्करा बिना टुकड़े का है ऐसे। स्निग्ध है, दिखने में भी इसमें चमक आता है, तो याद रखिए स्निग्ध है। और गोमूत्र गंधी, यहाँ पे गोमूत्र का यानी गाय का भी पिक्चर दिखाया है। गोमूत्र गंधी, याद रखिए, शिलाजित गोमूत्र के समान उसका गंध होता है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो कि शिलाजित के वर्णन कैसे किया है कि कृष्ण है, अलघु है, निशर्करा यानी बिना टुकड़े का है, स्निग्ध और गोमूत्र गंधी। तो ये पूछा था कि कौन से द्रव्य के बारे में ऐसे वर्णन आ चुका है, तो ये शिलाजित के बारे में इसका वर्णन ऐसे आ चुका है। तो ये पॉइंट आपको उसमें याद रखना है। इसके बाद हम चरक के अनुसार शिलाजित का वर्णन देखेंगे। तो चरक संहिता में देखेंगे कि चरक संहिता में शिलाजित का वर्णन कहाँ पे आता है। तो शिलाजित का वर्णन चरक संहिता में कहाँ पे लिखा है, तो रसायन अध्ययन, रसायन यानी चिकित्सा का पहला ही अध्याय है, याद रखिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि चरक संहिता में रसायन अध्याय में कौन से पाद में ये वर्णन मिलता है, तो तृतीय पाद में मिलता है। और उसको आप ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए शिलाजित के स्पेलिंग में अगर आप ल ऐसे लिखते हो, हॉरिजेंटल ऐसे, जनरली ल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ल हॉरिजेंटल। तो तीन जैसे नंबर बनता है, ठीक है, ऐसे ल है और ये। तो ये आप रखो कि याद, ये ट्रिक ऐसे बनाओ कि ल ऐसा है, उसको ऐसे करना है, तीन जैसे बनाना है। तो ये शिलाजित कौन से पाद में आता है, तृतीय पाद में आता है। ये एमसीक्यू पूछा आता है, याद रखिए, शिलाजित का वर्णन रसायन के कौन से अध्याय में चरक के कौन से रसायन पाद में है, तो तृतीय पाद में, ये उसमें से एमसीक्यू पूछा आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि चरक के अनुसार शिलाजित के रस वीर विपाक क्या है। तो सुश्रुत का हमने अभी देखा था। सुश्रुत में अगर आप देखोगे तो मधुमेह चिकित्सा अध्याय में 8वें श्लोक में वो पॉइंट मिलता है आपको कि सुश्रुत के अनुसार तिक्त और कटु है, तिक्त और कटु है, याद रखिए। सुश्रुत के अनुसार शिलाजित का रस तिक्त कटु है। विपाक सॉरी अनुरस उसका कषाय है, अनुरस कषाय है। और विपाक उसका क्या था, कटु, विपाक कटु था। और वीर्य उष्ण का उष्ण था, ये सब हमने देखा था, याद रखिए। तिक्त कटु रस सुश्रुत के अनुसार रस है, अनुरस उसका कषाय है, विपाक कटु और वीर्य उष्ण। और सुश्रुत के अनुसार तो होने के बाद ये चरक का है, यहाँ पे हम यहाँ पे नोट्स में जो दिया है वो चरक का है। तो यहाँ पे देखें कि चरक का कैसे लिखा है। जनरली शिलाजित का रस वीर्य विपाक इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन चरक का कैसे लिखा है कि चरक ने अनुरस की जगह पे याद रखिए मुख्य रस है उसमें कषाय माना है, याद रखिए। सुश्रुत में अगर देखोगे आप तो सुश्रुत में अनुरस कषाय माना है। चरक में अगर आप देखोगे कि शिलाजित का मुख्य रस ही कषाय है और उसको अनम्ल बोला, याद रखिए, अम्ल रहित, यानी अनम्ल का मतलब होता है कि अम्ल रस उसमें नहीं है, अम्ल रहित होता है। मुख्य रस कषाय, विपाक कटु है। और सुश्रुत में शिलाजित का वीर्य याद रखिए उष्ण है, उष्ण है। लेकिन चरक में अगर आप देखोगे तो ये समशीतोष्ण होता है। समशीतोष्ण यानी न अति उष्ण न अति शीत, यानी ज्यादा उष्ण भी नहीं ज्यादा शीत भी नहीं है। ये किसका चल रहा है, ये चरक के अनुसार चल रहा है, याद रखिए, ये चरक का पॉइंट है। और सुश्रुत का तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि रस उसका क्या है, तिक्त कटु है। अनुरस उसका कषाय है। उसके बाद विपाक हमने देखा था कटु है, विपाक कटु है। और वीर्य उष्ण है। लेकिन चरक के अनुसार विष्णु के उष्ण भी नहीं है और शीत भी नहीं है, ज्यादा उष्ण भी नहीं है और ज्यादा शीत भी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, समशीतोष्ण। ये चरक का पॉइंट याद रखिए। तो ये बेसिक पॉइंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए चरक और सुश्रुत के, लेकिन ये पूछा नहीं जाता इतना, याद रखिए, ये सवाल बहुत कम पूछा जाता है। इसके बाद में
चरक का पॉइंट याद रखिए, चरक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि चरक ने शिलाजित के 4 प्रकार बोले, उसमें एक ही शिलाजित ऐसा है कि ताम्र शिलाजित, जिसका वीर्य उष्ण है। बाकी सभी की जो शिलाजित होते हैं कि सुवर्ण, रजत और लोह, इनका वीर्य क्या है? शीत है। याद रखिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चरक संहिता का, कि चरक संहिता में अगर आप देखोगे तो ताम्र शिलाजित ऐसा है जिसका वीर्य उष्ण है, बाकी सभी शिलाजित की याद रखे कि वीर्य जो होते हैं वो शीत लिखे हैं चरक में। उसी तरह विपाक के बारे में भी है। विपाक का याद रखिए कि पॉइंट चरक ने क्या लिखा है कि रजत शिलाजित का जो है विपाक मधुर है। याद रखिए रजत का विपाक मधुर है, बाकी जो होते हैं उनके सुवर्ण, ताम्र, लोह, इनका विपाक कटु है। तो दो ही पॉइंट आपको याद रखना है कि ताम्र शिलाजित ऐसा है जिसका वीर्य उष्ण है, और रजत शिलाजित ऐसा है जिसका विपाक मधुर है। बाकी जो दूसरा विपाक और वीर्य क्या है वो आपको याद रहेगा, लेकिन मुख्य पॉइंट यही याद रखने हैं आपको कि ताम्र शिलाजित का वीर्य उष्ण है, रजत शिलाजित का विपाक मधुर है। याद रखिए ताम्र का वीर्य उष्ण, रजत का विपाक मधुर, बाकी सब चीजें आपको वैसे भी याद रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। चरक संहिता के एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको देखना याद रखिए कि चरक संहिता में 4 जो शिलाजित होते हैं, सुवर्ण, रजत, ताम्र और लोह, ये 4 शिलाजित हैं। इनका वर्णन अलग अलग किया है। जैसे सुवर्ण शिलाजित के बारे में लिखा कि ये जपा पुष्प के समान होता है। अभी जपा पुष्प कैसे होता है? जपा यानी जास्वंद, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये होता है जपा पुष्प। याद रखिए इसके कलर जैसा होता है। याद रखिए सुवर्ण शिलाजित, ऐसे चरक संहिता में लिखा गया है कि जपा पुष्प के समान शिलाजित कौन सा है? तो सुवर्ण शिलाजित है। इसके बाद में रजत के बारे में क्या लिखा है, सॉरी ताम्र के बारे में क्या लिखा है कि बर्री कंठा। बर्री कंठा का मतलब क्या होता है? जैसे बर्री कंठा का मतलब होता है मोर के समान, मोर के कंठ के समान। यहाँ पे जैसे देखो इस डायग्राम में लिखा है कि मोर के कंठ के समान है, यानी ब्लू कलर का होगा। ये कौन सा शिलाजित है? तो ताम्र शिलाजित। याद रखिए ताम्र शिलाजित कौन से कलर का है? ब्लू। ये डायग्राम याद रखे तो आपको याद रहेगा कि मोर का डायग्राम मैंने कहाँ पे लिखा है, दिखाया है, तो ताम्र शिलाजित के बारे में लिखा है। ताम्र शिलाजित है वो क्या है? बर्री कंठा है। देन जप्पा पुष्प को मैंने देखा कि स्वर्ण शिलाजित है। श्वेत वर्ण कौन सा है? रजत शिलाजित। देखिए कि चांदी वैसे भी याद है, चांदी का कलर क्या होता है? रजत यानी चांदी, चांदी का कलर वैसे भी याद है श्वेत होता है, तो यहाँ पे श्वेत वर्ण है। लोह शिलाजित याद है कि गुगुल के समान दिखता है। तो गुगुल कैसे दिखा? यानी गुगुल का अगर आप देखोगे, जिसको कॉमीफेरा मुकुल बोला जाता है, उसका निर्यास कैसे दिखता है? तो ऐसे दिखता है। याद रखिए ये डायग्राम आप याद रख सकते हो। जैसे जपा पुष्प के बारे में हमने देखा, ये सुवर्ण शिलाजित, इसका कलर ऐसा है। गुगुल के समान जो दिखने वाला है वो है लोह शिलाजित। फिर बर्री कंठा कौन सा है? तो ताम्र शिलाजित। और लास्ट हमने देखा था कि सुवर्ण छोड़ के रजत जो शिलाजित हो वो श्वेत वर्ण का था। ये 4 पॉइंट याद रखें जो बहुत बेसिक है। जपा पुष्प, सुवर्ण शिलाजित, बर्री कंठा, ताम्र शिलाजित, श्वेत वर्ण, रजत शिलाजित, गुगुल के समान दिखने वाला लोह शिलाजित। इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ, जो बहुत जनरली किसी को ये पॉइंट याद नहीं रहता, लेकिन ये योग रत्नाकर का पॉइंट बहुत रेयर पॉइंट है। स्त्री प्रसूति में कभी कभी सिखाया जाता है जपा पुष्प के बारे में। तो याद है मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ दो योग रत्नाकर का पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि योग रत्नाकर का ये श्लोक याद रखिए कि अर्नाल परिपेषितम त्रिहम व जपा कुसुम, ऐसा लिखा है। अर्नाल का मतलब क्या होता है? कांजी। कांजी के साथ अगर आपने जपा पुष्प को पीस कर 3 दिन अगर दे दिया स्त्री को, या फिर उन्होंने और एक लिखा है पॉइंट कि पुरान गुड़ को 1 पल अगर प्रतिदिन दे दिया, पुरान गुड़ को 1 पल प्रतिदिन खाने के लिए दिया, तो स्त्री गर्भधारण नहीं करती। यानी ये कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे काम करता है। याद रखिए यही पूछा जाता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे काम करता है, कौन सा है? जपा पुष्प कांजी के साथ 3 दिन देना, या फिर पुरान गुड़ का सेवन 1 पल इतना करना प्रतिदिन। ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव से काम करता है। ना क्या होता है? गर्भधारण नहीं करता, नहीं गर्भम अंगाना में से लिखा है। याद रखिए तो ये किसका पॉइंट है? ये योग रत्नाकर का पॉइंट है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि कांजी के साथ जपा पुष्प का सेवन कितने दिन करने के बाद स्त्री गर्भधारण नहीं करती? तो 3 दिन है। और या फिर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जपा का सेवन किसके साथ लिखा है? आरनाल या फिर कांजी। और दूसरा पॉइंट वहां पे लिखा था कि पुरान गुड़ का सेवन 1 पल इतनी मात्रा में करना भी लिखा है कि गर्भधारण नहीं करता। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखें जो योग रत्नाकर के पॉइंट है कि जपा कुसुम का सेवन कांजी के साथ करना, वो भी कितने दिन करना? 3 दिन करना। ये गर्भधारण नहीं कराता, इसका मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे काम करता है। तो कौन सा द्रव्य किसके साथ है, कितने दिन तक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पुरान गुड़ की मात्रा 1 पल इतनी मात्रा में सेवन करना भी लिखा है कि गर्भधारण नहीं करता। तो ये पॉइंट आप याद रखें, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है योग रत्नाकर का जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमें जो पॉइंट याद रखना है, याद रखिए ये हमारा कहाँ से सब्जेक्ट निकला था?
जपा कुसुम के ऊपर हमने ये सब डिस्कस किया कि योग रत्नाकर का पॉइंट, कि जपा पुष्प कांजी के साथ सेवन करना 3 दिन तक करना, ये गर्भ धारण नहीं कराता है, कॉन्ट्रासेप्टिव से काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें पॉइंट देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिलाजित की मात्रा याद रखें। ये चरक का ही पॉइंट है, शिलाजित की मात्रा और उसकी अवधि चीज याद रखिए। चरक संहिता में शिलाजित का जो प्रयोग है, 3 प्रयोग उसके बोले, उत्तम प्रयोग, मध्यम प्रयोग और अवर प्रयोग। 3 प्रयोग ऐसे हैं, उत्तम, मध्यम और अवर प्रयोग। उत्तम प्रयोग याद रखिए 7 सप्ताह होता है, यानी 7 वीक है। मध्यम प्रयोग 3 सप्ताह होता है और अवर प्रयोग 1 सप्ताह है। याद रखिए, उत्तम प्रयोग 7 सप्ताह यानी 7 वीक है, मध्यम प्रयोग 3 सप्ताह है और जो अवर प्रयोग होता है 1 सप्ताह, यानी 731 है, 731। लेकिन ये सभी वीक में है, याद रखिए, डेज नहीं है, याद रखिए, वीक में। 7 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 सप्ताह। मात्रा कैसी है? उत्तम प्रयोग 1 पल इतनी मात्रा में करे, मध्यम प्रयोग आधा पल मात्रा में करे और अवर प्रयोग 1 कर्ष इतनी मात्रा में करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तम प्रयोग 1 पल का मतलब कितना होता है, ये तो आना चाहिए। अब 1 पल का मतलब 4 कर्ष, 4 कर्ष याद रखिए। कर्ष की अगर समझो उसका कन्वर्शन कर दिया तो 1 पल का मतलब होता है 4 कर्ष। तो उत्तम प्रयोग 1 पल मात्रा में करना है, मध्यम प्रयोग आधा पल, अवर प्रयोग 1 कर्ष। और अगर अवधि यानी समय के बारे में देखा जाए तो उत्तम प्रयोग 7 सप्ताह है, मध्यम प्रयोग 3 सप्ताह है और अवर प्रयोग 1 सप्ताह है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने की शिलाजित के प्रयोग और यानी मात्रा में और अवधि के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसकी दोषघनता क्या है शिलाजित की। तो ये चरक का ही पॉइंट है कि सुवर्ण शिलाजित होता है वो वात पित्तज विकारों में उपयुक्त है। तो याद है कि पहला, अगर सुवर्ण शिलाजित जनरली पहला ही है चरक के अनुसार, ठीक है, तो पहला शिलाजित पहले 2 दोष के ऊपर काम करता है, वात और पित्त। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सुवर्ण पहला शिलाजित है, पहले 2 दोष है वात पित्त। रजत शिलाजित है, अगले नेक्स्ट 2 दोष है कफ पित्त। रजत शिलाजित नेक्स्ट 2 दोष है कफ और पित्त, इसके ऊपर याद रखना है। ताम्र जो है ये ऐसा एक ही शिलाजित याद रखिए कि जिसके बारे में आप देखोगे चरक में लिखा है कि ये सिंगल दोष के ऊपर काम करता है, कफग्न है, कफग्न है। और लोह शिलाजित को चरक ने वैसे भी बहुत यानी श्रेष्ठ भी माना है, तो ये त्रिदोषज्ञ है, 3 दोषों के ऊपर काम करता है। तो पहला शिलाजित पहले 2 दोष के ऊपर काम करता है, वात पित्तग्न। रजत शिलाजित अगले 2 दोष के ऊपर काम करता है, कफ पित्तग्न। ताम्र ऐसा एक शिलाजित है जो ओनली एक ही दोष के ऊपर काम करता है, यानी कफग्न है। और लोह शिलाजित सबसे श्रेष्ठ है, तो याद रखना है कि ये 3 दोष के ऊपर काम करता है, त्रिदोषज्ञ है। तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा ट्रिक में याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखिए रसद संगठन के बारे में, कि सुवर्ण शिलाजित होता है, याद रखिए ये मधुर और तिक्त है। तो इसको कैसे याद रखा जाए लंबे समय तक, ट्रिक में कैसे कर सकते हो? तो याद रखिए कि एक तिजोरी है, तिजोरी घर में ऐसा लॉकर है जिसमें सोना छिपा है, तो सोना है ये, ठीक है। तो सोना है और कोई चोर आ गया और उसको पूरा लेके गया सोना, ठीक है, लेके गया। तो ये जो तिजोरी है उसका सोना जो था वो लेके गया। इसका मतलब क्या होता है, ये सोना है उसने एम्प्टी कर दिया, पूरा हमारा तिजोरी खाली कर दिया। एम्प्टी, हम एम्प्टी ऐसे बोलते हैं ना, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। तो उसको ऐसे बोलना है, एम्प्टी कर दिया, पूरा तिजोरी खाली कर दिया। इसके जगह पे क्या बोलना है, एम्प्टी कर दिया। तो एम्प्टी यानी मधुर और तिक्त याद रखे। तो सोना, सोना शिला जब भी आपको याद आएगा तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि सोना पूरा तिजोरी जो में था वो खाली कर दिया, यानी एम्प्टी कर दिया, यानी मधुर और तिक्त है। तो याद रखे, ठीक है, यहाँ से याद रखिए आप इस ट्रिक से। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि रजत शिलाजित। तो जैसे कि रजत शिलाजित को कैसे याद रख सकते हैं कि रजत शिलाजित जो है वो कटु रसात्मक है। तो इसको लंबे समय तक कैसे याद रखें? तो सबसे सिंपल है तरीका कि रणवीर कपूर को याद रखो। यहाँ पे हमने डायग्राम भी दिखाया है, ठीक है। रणवीर कपूर, R फॉर रजत, और फॉर रजत, और K फॉर कटु, K फॉर कटु, रणवीर कपूर याद रखें। K फॉर कषाय नहीं करना है, थोड़ा एडजस्ट करना है। R फॉर रणवीर, K फॉर कपूर। थोड़ा उसका चेहरा खराब कर देता हूँ मैं, रणवीर और कपूर, तो और ज्यादा याद रहेगा आपको, रणवीर कपूर, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है, रणवीर कपूर। इसके बाद ताम्र शिलाजित याद रखें। तो वैसे उसके स्पेलिंग में त है, यहाँ पे भी त है, वो याद रहेगा, ताम्र तिक्त। और लोह शिलाजित जो है उसको कैसे याद रखोगे? तो लोह शिलाजित के लिए लोकमान्य तिलक याद रखें, सबको पता होते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा रहता है हम लोगों ने। तो लोकमान्य तिलक, LT। तो लोह शिलाजित में लवण और तिक्त, लोह शिलाजित, उसको कैसे याद रखना है लेकिन, कि लोकमान्य तिलक जो है वो लोह पुरुष थे, याद रखें। जैसे लोह पुरुष जनरली सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको माना जाता है, लेकिन हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे कि लोह पुरुष में L और T,
लवण और तिक्त, तो याद रहेगा यहाँ पे कि लोह शिलाजित का रस क्या है, लवण और तिक्त। तो ये ऐसे ही याद रखिए कि 4 शिलाजित मैंने सिखाए कि सोना एम्प्टी कर दिया, मधु तिक्त रजत में हमने रणवीर कपूर को याद किया, यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिखाया है, पिक्चर भी दिखाया है। लोकमान्य तिलक में लोह शिलाजित लोह पुरुष थे, लोकमान्य तिलक लोह पुरुष थे, इसमें लोकमान्य तिलक में एल और टी आता है, एल और टी का मतलब लवण और तिक्त है। और ताम्र शिलाजित में तिक्त इतना सेम, उसके स्पेलिंग में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको 4 शिलाजित के रस याद रखते हैं। कौन से संहिता से चल रहा है, जो चरक संहिता का पॉइंट है, हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। सुश्रुत का तो ऑलरेडी हमने देखा ही है, लेकिन चरक का जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि चरक संहिता का ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस शिलाजित के बारे में बोला है कि जरा व्याधि प्रशमन, यानी जरा यानी वृद्धावस्था, व्याधि, इन दोनों का प्रशमन करते हैं। वृद्धावस्था आती है लेकिन लेट आती है, याद रखिए। फिर व्याधि का प्रशमन होता है। देह दाढ़ कर परम, देह ने देह में दृढ़ता लाता है, शरीर को दृढ़ कर देता है। और मेधा स्मृति कर, मेधा और स्मृति को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है। इसको अगर आप देखो, देखो ये श्लोक है ऐसे, ये चरक का मैंने श्लोक यहाँ पे लिखा भी, दिखाया भी आपको ये, कि जरा व्याधि प्रशमन देह दाढ़ कर परम मेधा स्मृति कर, मेधा स्मृति कर। ये किसमें किसके लिए बोला है, पूछे जाते हैं, देखिए। जरा व्याधि प्रशमन देह दाढ़ कर परम मेधा स्मृति कर किसके बारे में बोला है, तो ये शिलाजित के बारे में बोला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए चरक संहिता में। ये तृतीय रसायन पाद में श्लोक मिलेगा आपको, 53 नंबर का श्लोक है, याद रखिए। श्लोक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट याद रखिए, जरा व्याधि प्रशमन, फिर क्या लिखा है, देह दाढ़ कर परम और मेधा स्मृति कर, किसके बारे में बोला है, तो ये शिलाजित के बारे में बोला है। जरा व्याधि प्रशमन यानी वृद्धावस्था और व्याधि दोनों को कम करने वाला, देह दाढ़ कर परम देह को दृढ़ करने वाला, और मेधा और स्मृति कर यानी बुद्धि और स्मरण शक्ति को दोनों को बढ़ाने वाला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमें जो देखना है, देखो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि शिलाजित का सेवन चरण किसके साथ बोला है, कि शीर के साथ करें। ये श्लोक में आप देखोगे तो यहाँ पे आया है कि शीराशि तत्प्रयोजित, देखो ये श्लोक है शर का, शीराशि तत्प्रयोजित 53 नंबर के श्लोक में ही एंड में आ चुका है कि शीराशि तत्प्रयोजित, कि दूध के साथ शिलाजित का सेवन करना है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है जो हमने नोट्स में। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि चरक का ही पॉइंट है, शिलाजित सेवन करते समय गुरु और विदाही अन्न का सेवन ना करें और कुलत्थ का सेवन ना करें। तो इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको सिखाया कि कुलत्थ के बारे में, कि कुलत्थ का सेवन आप देखोगे तो खाली शिलाजित में ही वर्जन नहीं है, याद रखिए। अगर आप पांडु अध्याय चरक का चिकित्सा का 60 नंबर का अध्याय पढ़ोगे तो याद रखिए योगराज रसायन, योगराज रसायन और स्वर्णमाक्षिक, इनके बारे में भी बोला है कि ये दो द्रव्य यानी योगराज रसायन और स्वर्णमाक्षिक में, कि कुलत्थ काकमाची, कुलत्थ काकमाची, काकमाची शाक वर्ग से द्रव्य है, यानी वेजिटेबल है, ऐसे है। और कपोत यानी कबूतर का मांस, ये 3 द्रव्य जो है ये वर्ज्य करे, किसके सेवन में, योगराज रसायन और स्वर्णमाक्षिक के सेवन में, याद रखिए। यही पॉइंट पूछा जाता है कि कुलत्थ काकमाची और कपोत, कुलत्थ के देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कुलत्थ काकमाची कपोत, ये जो है 3 द्रव्य, ये योगराज रसायन और कौन से द्रव्य के सेवन में वर्ज्य है, स्वर्णमाक्षिक। और कुलत्थ खाली अगर आप देखा जाए तो कुलत्थ यहाँ पे शिलाजित में भी आता है। तो कुलत्थ 3 जगह पे वर्ज्य है, शिलाजित के सेवन में, योगराज के सेवन में और स्वर्णमाक्षी के सेवन में। तो बेसिक मैंने बहुत बार पढ़ा है, याद रखे। ये बेसिक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि रसरत्न समुच्चय में शिलाजित का वर्णन हमने देखा कि वो 2 प्रकार है, गोमूत्र गंधी शिलाजित और उसका कर्पूर गंधी शिलाजित। तो इसका शोधन पूछा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि रसरत्न समुच्चय में गोमूत्र गंधी शिलाजित जो है, इसका शोधन जो है त्रिफला या फिर मार्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कि कौन से द्रव्य में शोधन करे, तो भृंगराज सुरस में करते हैं। मार्को का मतलब होता है भृंगराज, याद रखें कि वो भृंगराज में करे या फिर त्रिफलापात में करे या फिर शेर में करे, लेकिन मुख्यतः याद रखें कि भृंगराज, ये पॉइंट याद रखिए। ये पूछा जाता है कि भृंगराज में कौन से शिलाजित का शोधन कर दे, तो गोमूत्र गंधी शिलाजित है। और कर्पूर गंधी यदि बीएचओ में पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्पूर गंधी शिलाजित जो है इसका शोधन एलाक्वात में करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे कि एलाक्वात में शोधन करते हैं कर्पूर गंधी शिलाजित का। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि एलाक्वात है कर्पूर गंधी के लिए, और भृंगराज सुरस जो है गोमूत्र गंधी के लिए है। देन ये लाइन जो है बीएचओ में एक बार पूछा गया है शिलाजित के बारे में, ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है
मेद छेद करम यक्ष्मा शमनम शूलहरम, ये किसके लिए कहा गया? देखो मैं यहाँ पे श्लोक भी आपको दिखाता हूँ, तो आप उसको श्लोक भी उसको ठीक से पढ़ पाओगे कि मेद छेद करम यक्ष्मा शमनम शूलाम, यानी शूल को उन्मूलन करने वाला। इसका मतलब क्या होता है कि शूल को कम करने वाला, यक्ष्मा को कम करने वाला। मेद छेद कर, इसका मतलब होता है मेद का छेदन करने वाला, राजश्मा को शांत करने वाला। ये कौन सा द्रव्य है? तो शिलाजित है। तो ये भी लाइन याद रखिए। जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि रस उपरस सूतेंद्र रत्न लोहेश ये गुना वसंती, यानी रस, महारस, उपरस, सूतेंद्र यानी पारद, रत्न, लोह, इन सब के गुण एक ही द्रव्य में, ऐसा द्रव्य कौन सा है? तो शिलाजित है। उसी तरह हमने देखा कि मेद छेद करम यक्ष्मा शमनम शूलाम उन्मूलम किसके बारे में बोला है? तो शिलाजित के बारे में बोला है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट एक दो पॉइंट देखेंगे हम लोग कि शुद्ध शिलाजित के बारे में बोला था कि ये अग्नि तप्त करने पर निर्धूम जलते हैं। देखिए, तो रसशास्त्र में देखिए दो ऐसे द्रव्य जिसके बारे में बोला जाता है कि जो निर्धूम यानी कि जिसमें धुआं नहीं निकलता, स्मोक नहीं निकलता, ऐसे हरताल है, हरताल और शिलाजित। तो दो द्रव्य ऐसे हैं जिसके बारे में ये बोला गया है कि जिनका निर्धूम परीक्षा करना चाहिए। एक हरताल है और दूसरा क्या है? शिलाजित है। तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि हरताल और शिलाजित यानी निर्धूम परीक्षा कौन से द्रव्य की करे? तो हरताल और शिलाजित की करे, ये पूछा जाता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने नोट्स में लिखा है कि शिलाजित का अगर आप अग्नि में डालने के बाद उसका लिंग के समान आकार होता है और ये जल में मिश्र नहीं होता है, यानी सोल्यूबल नहीं है, याद रखें। तो ये दो तीन पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट नोट्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि शिलाजित का जो मारण है, शोधन, तो हमने देखा कि शोधन जो गोमूत्र गंधी था उसका भृंगराज सुरस में दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट भृंगराज या फिर त्रिफला या फिर शीर था। और कर्पूर गंधी का हमने देखा था कि कर्पूर गंधी का एलाक्वाद में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीच में पूछा गया, याद रखें। और मारन जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन मारन कैसे? गंधक, हरतल और मातुलंग सोरस, यानी तीन द्रव्य में इसका मारन है शिलाजित का। गंधक है, हरताल है और मातुलंग सोरस है। गंधक, हरताल और मातुलंग सोरस, याद रखें, तीन द्रव्य। लेकिन ये पूछे नहीं जाते, बस ये पढ़ के रखें, गंधक, हरतल, मातुलंग सोरस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शिलाजित के बारे में एक लास्ट हम डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। पहला कि शिलाजित का समावेश सुश्रुत ने कौन से गण में किया है? सुश्रुत सूत्र स्थान के 38 नंबर अध्याय में, याद रखिए कि 37 गण आ चुके हैं। कितने गण हैं सुश्रुत के? 37। उसमें वाथर गण 9 है, पित्तहर 11 है और कफहर 17 है। 9, 11 और 17, उसका एडिशन करोगे तो 37 आना चाहिए, ठीक है। आता है ऐसे 9, 11 और 17। इसमें कौन सा ऐसा गण है जिसमें शिलाजित का उल्लेख उसमें आता है, फिर शिलाजित का समावेश किया, तो वो है उष्णकादि गण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए कि शिलाजित कौन से गण में आता है सुश्रुत के अनुसार? तो ये आता है उष्णकादि गण में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि उष्णकादि गण में सुश्रुत ने, याद रहे कि शिलाजित का समावेश किया है। कितने गण है सुश्रुत के? 37, याद रखिए। अध्याय नंबर 38 है, वो अलग है, लेकिन गण कितने हैं? 37। उसमें वाथर गण 9 है, पित्तहर 11 है और कफहर 17 है। ऐसे आपको तीन पॉइंट याद रखना, 9, 11 और 17। ये बीच में पूछा गया, याद रखिए, 9, 11 और 17। वाथर 9, पित्तहर 11 और कफहर 17, ऐसे दोष के अनुसार गण है। वाथर 9, पित्तहर 11, कफहर 17। और उसमें 37 गण तो हो गए, उसमें से कौन से गण में सुश्रुत ने शिलाजित का समावेश किया है? तो उष्णकादि गण। तो ऐसे आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे हम अपना हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें में हमने क्लियर कर दी। ये डायग्राम भी आप देखिए, इस वीडियो में काफी सारे हमने दिखाया, तो इससे आपका कंसेप्ट शिलाजित का क्लियर हो जाएगा, ठीक है।